हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है 10 जून 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये सब बंदा देख ही लेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? तो जीएस पेपर 2 से है, यूनिट ये देख लीजिएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो किन की नियुक्ति हुई है? तो जो यूपी के पूर्व मुख्य सचिव थे अनूप अनूप चंद्र पांडे, उनकी इलेक्शन कमिश्नर में नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ क्या हुआ, जो निर्वाचन दल की 3 सीटें होती हैं ना, तीनों फुल हो गई हैं, मतलब भर गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ईसीआई है क्या? ईसीआई एक क्या है, स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, जो कि जो भारत और भारत के जो संघ है और राज्य हैं, उनमें निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके अलावा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है ना, उसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है उसका प्रावधान करता है। तो किस किस के निर्वाचन आयोग का? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद, निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण तथा निर्वाचक मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर संरचना देखें तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, जो भारत का जो निर्वाचन आयुक्त मुख्य होता है वो किन किन से मिलकर बनता है? तो निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, और इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद जब कोई अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है, मान लीजिए अगर वो नियुक्त कर लिया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयोग, तो वो क्या करता है, जो निर्वाचन आयोग होता है ना उसके अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो राष्ट्रपति होता है ना, अगर वो जब मान लीजिए कोई निर्वाचन आयोग अगर सलाह देता है, ठीक है, और उसे लगता है कि निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए अगर वो आवश्यक समझे, तो उसके लिए एक प्रादेशिक आयुक्त, ठीक है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और इसके अलावा देखिए जो ये दोनों होते हैं, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं ना और जो पदावधि होती है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी और अन्य निर्वाचन आयुक्त ईसी, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद देखिए देखिए जो इसमें सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो, ठीक है, वो जो निर्वाचन आयोग होता है उसका अध्यक्ष होता है। फिर भी क्या होता है, उसकी शक्तियाँ और उसकी जो शक्ति होती है वो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती है। उसके अलावा देखिए जो उसका वेतन होता है, भत्ते होते हैं, ठीक है, वो सब भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो आयोग के जो सभी मामले हैं वो सदस्यों के बीच क्या करते हैं, बहुमत से तय किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो पदावधि होती है, तो पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आ जाए। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए जो वे राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र किसी भी समय दे सकते हैं। अगर पदत्याग की बात करें तो जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो किसी भी समय क्या दे सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है, या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है ना वो सेम जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों को हटाने का प्रोसेस होता है ना उसके समान होता है इनका प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर सीमाएं की बात करें इनकी, तो इसके लिए मतलब इनके लिए कोई भी जो वो होती है ना योग्यता होती है, ठीक है, वो डिसाइड नहीं की है, कोई भी कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक, न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट पेज पे मान लीजिए जैसे अगर निर्वाचन आयुक्त है वो सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब जब रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें क्या है, दोबारा किसी भी पद पर की जाने वाली जो नियुक्ति होती है उससे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए एक आर्टिकल कुछ टाइम पहले आया था कि मतलब जो सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें कहीं पर भी काम करने ना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो किसी मान लीजिए कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके डिसीजन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मतलब इस पे कोई डिसीजन अभी तक आया नहीं है। तो उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो नेक्स्ट आर्टिकल भी देखिए जीएस पेपर 2 से ही है, यूनिट आपके सामने पढ़ सकते हैं। तो केरल का जो स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट है इसके बारे में है, तो इसका संदर्भ देखिए, संदर्भ क्या है। तो केरल में क्या किया गया जो स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई है। इसका तो उद्देश्य क्या है इसका? तो जितने भी रसोई घर है उनका आधुनिकीकरण करना, ठीक है, और घरेलू कामकाज में जो गृहिणियाँ होती हैं उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना, ठीक है, उनकी कठिनाइयों को रिड्यूस करना। अब देखिए इस योजना के बारे में, तो इसका जो कार्यान्वयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केरल राज्य वित्तीय उद्यम,
ठीक है, जो कि राज्य द्वारा संचालित चिट फंड और कोई भी अगर ऋणदाता फर्म है, ठीक है, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसके अलावा जो ये है ना KSFE, ठीक है, केरल राज्य वित्तीय उद्यम, इसके द्वारा अगर कोई भी मान लीजिए किसी महिला को घरेलू गैजेट या कोई भी उपकरण जो है उसके लिए अगर खरीदना है, तो सभी जो वर्किंग महिला है उनके लिए सुलभ ऋण, जिसे सॉफ्ट लोन कहते हैं, वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो ये सॉफ्ट लोन है इस पर जो ब्याज लगेगा वो किस किस के बीच में डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो जो एक तो लाभार्थी, एक स्थानीय स्वशासी निकाय जो होगा, उसके अलावा जो राज्य सरकार है, इनके मध्य में क्या होगा, साझा रूप मतलब समान रूप से साझा किया जाएगा तीनों के बीच में। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, योजना की आवश्यकता देखिए क्यों है। तो सबसे पहले जो जेंडर बजटिंग है, ठीक है, ये क्या होता है, मतलब सरकार का ये मानना है कि जो श्रम में जो महिलाएं हैं उनको बेहतर भागीदारी के लिए इन पे जो घर का काम होता है ना उसके बोझ को कम करना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें जो है आधुनिकीकरण से जोड़ना होगा। उसके अलावा देखिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, तो जो रसोई है इसमें अगर हम मशीनीकरण को बढ़ा दें, ठीक है, तो उससे श्रम में महिलाओं की भागीदारी को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब वो टाइम उनका रिड्यूस हो जाएगा जो वो किचन में अपना देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो यूनिट आप ऊपर देख ही रहे हैं, इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं यूनिट को। तो ये 2022 की जो है लॉन्च की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं संदर्भ में क्या है। तो यहाँ पे QS का फुल फॉर्म क्या है, तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, तो QS क्या है, जो वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक, ठीक है, जो IITs वगैरह हमारे जो हायर ग्रेजुएशन के वो होते हैं ना, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी रैंकिंग निकालते हैं। तो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, ये एकमात्र जो है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग विशेषज्ञ समूह उसका अनुमोदन प्राप्त है। तो ये IREG क्या होती है, तो एकेडमिक रैंकिंग एंड एक्सीलेंस के ऊपर ये जो है हर साल रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, तो ये 2009 में स्टार्ट की गई थी, तो उसके बाद जो है अब 18वां संस्करण इसका निकाला गया है। तो विश्व के 3 जो है संस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार जो है 10वें साल टॉप पे ये रहा है। ठीक है, उसके बाद 2006 के बाद पहली बार जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, जो शुरू के मतलब 4 अगर आप देखेंगे तो USA की होते थे। ठीक है, 5वें पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आता था, जो इस बार जो है दूसरे स्थान पर आया है 2006 के बाद। ठीक है, उसके बाद स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उसको संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, तो अगर भारतीय संस्थानों की बात करें तो भारत की जो IIS है, भारतीय विज्ञान संस्थान, उसके अलावा IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, वो 200 जो रैंक होती है उसके अंतर्गत आई है। ठीक है, भारत के 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, उसके अलावा जो JNU है उसके द्वारा जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार जगह हासिल की है, और 500, ये देखिए यहाँ पे बैंड जो दे रखे हैं, यहाँ पे JNU 561 से 570 पे आ रही। ठीक है, 177 पे हमारी IIT बॉम्बे, फिर दिल्ली 185 पे, मतलब टॉप 100 में तो हमारी एक भी नहीं थी, मैंने चेक की थी लिस्ट, तो उसमें टॉप 100 में नहीं थी। ये 177 पे पहली IIT बॉम्बे हमारी। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के जो 35 विश्वविद्यालयों में से 17 ने CPF स्कोर में बढ़त हासिल की है, जबकि 12 विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन इस संकेतक में जो है गिरा है। ठीक है, मतलब ये इस साल की जो वो है वो दे रखी है। उसके अलावा देखिए अगर हम चुनौतियों की बात करें, तो हालांकि भारतीय विश्वविद्यालय QS के जो संस्थागत शिक्षण क्षमता मापदंड है उसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत के जो 35 विश्वविद्यालय है उसमें से 23 जो है 23 विश्वविद्यालयों की जो छात्र अनुपात संकेतक है उसमें गिरावट हुई है, और मात्र 6 विश्वविद्यालयों ने इस संकेतक में जो है सुधार किया है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, तो देखिए जो ये रेशियो है छात्र संकाय अनुपात, मतलब ये क्या होता है, जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो होता है। ठीक है, मतलब जो जितनी फैकल्टी पढ़ाने वाली उसके अनुपात में जो स्टूडेंट का रेशियो है। ठीक है, उसमें जो है कोई भी श्रेणी में कोई भी भारतीय जो है विश्वविद्यालय शीर्ष के जो 250 हैं उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फैकल्टी की कमी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए विश्वविद्यालयों की रैंकिंग किस प्रकार की जाती है, तो उनके जो है रैंकिंग निर्धारित इन आधार पर की जाती है। तो सबसे पहले शैक्षणिक प्रतिष्ठा क्या है, रेपुटेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद नियोक्ता की प्रतिष्ठा क्या है, जो एम्प्लॉयर होता है उसकी। उसके अलावा फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रकाशित शोध या संकाय पर फैकल्टी मतलब है वो क्या है। उसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, मतलब वहाँ पे जो इंटरनेशनल जो बाहर के देशों के स्टूडेंट कितने हैं और फैकल्टी क्या है उसकी। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो नेक्स्ट भी जो है जीएस पेपर 2 से ही है, ये इसकी यूनिट है, तो वैक्सीन राष्ट्रवाद, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या है, तो देखिए जो हाल ही में जो मंत्री अब्दुल्ला जो शाहिद है, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, वो जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं यूएन जनरल असेंबली के, तो उन्होंने जो वैक्सीन राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ चेतावनी देते हुए क्या कहा कि इससे महामारी को मिटाने के लिए जो विभिन्न देश हैं उसके द्वारा किए जा रहे जो प्रयास है उसको बर्बाद कर देगा और इसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब इनसे किसी ने उम्मीद की नहीं होगी आती इतना बोल्ड अपना स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। तो वैक्सीन राष्ट्रवाद सबसे पहले देख लेते होता क्या है। तो मतलब किसी भी देश को दूसरे देश को अगर वैक्सीन ट्रांसफ़र करनी है तो वो करने से पहले वो जो है अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगा दे, ठीक है। तो इसको जो करा जाता है वो खरीद पूर्व समझौता अगर किसी देश से किया तो उससे पहले किया जाता है, ठीक है। अगर आपने समझौता कर लिया कि हम आपको वैक्सीन देंगे इतनी, तो वो आपको देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा वैक्सीन राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। उन्होंने जो विकसित देश और शेष विश्व के जो टीकाकरण कवरेज है उसमें असमानता को अस्वीकार्य बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए अतीत में अगर इसका उपयोग देखें तो इसका यूज़ क्या है, कोई नई अवधारणा नहीं है। 2009 में भी पहले जब H1N1 फ्लू महामारी आई थी तो उसके टाइम पे भी जो खरीद पूर्व समझौते होते थे उसके माध्यम से ये किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा देखिए तो जब शुरू में जो कोरोना जिस टाइम पे आया था उस टाइम मतलब ये अनुमान लगाया गया था कि अगर अच्छी परिस्थितियाँ रही तो वैश्विक स्तर पर जो वैक्सीन की अधिकतम 2 बिलियन जो खुराक है उसका उत्पादन किया जा सकेगा, ठीक है। और उस टाइम पे जो अमेरिका है उसने अकेले ने 6 लाख खुराक जो है खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। और ऐसा करने वाले सभी क्या थे, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश थे, ठीक है, जिन देशों द्वारा इस वैक्सीन के खरीद पूर्व समझौते उस समय पर किए गए। अब देखिए संबंधित अगर चिंताएँ देखें हम, तो इससे क्या होगा जो किसी वैक्सीन तक सभी देशों की जो समान पहुँच है ये उसके लिए क्या होगा, हानिकारक होगा कहीं ना कहीं। और उसके अलावा जो विकासशील देश हैं हमारे, ठीक है, जो मोल तोल का शक्ति नहीं रखने वाले देश हैं और अल्प संसाधनों वाले देश हैं, ठीक है, उनसे भी इनको नुकसान पहुँचेगा। उसके अलावा जो दक्षिणी देशों के आबादी वाले लोग हैं उस पर भी जो स्वास्थ्य वस्तु हैं उसकी पहुंच से उन्हें वंचित करेगा। उसके अलावा देखिए जो देश है जैसे जहाँ की आबादी क्या है ज़्यादा है, ठीक है, उनको वैक्सीन देने की बजाय ये क्या करेगा, जो धनी देश के सामान्य जोखिम वाली जो आबादी है उनको वैक्सीन कहीं ना कहीं उपलब्ध करा देगा, ठीक है। जैसे आप यूएसए की देखें तो ऑलमोस्ट 33 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, ठीक है, और उन्होंने 6 लाख के करीब जैसे वो खरीद ली डोज, ठीक है। तो जो थोड़े गरीब देश हैं उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसके लिए क्या सुझाव दिया गया है, तो इसमें निष्पक्षता के लिए जो भूगोल और भू राजनीतियाँ इनको जो है साइड में रख के जो वैक्सीन की खरीदने की क्षमता है और वैश्विक आबादी की जो वैक्सीन तक पहुँच है वो दोनों ही क्या है, अपरिहार्य है, कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो इसके लिए जो WHO उसको एक फ्रेमवर्क जो है तैयार करना चाहिए, ठीक है, जिसका जो है सभी पालन करें और वैक्सीन की जो सामान्य पहुँच है उसको बढ़ावा मिले। और किसी महामारी से पहले जो वैश्विक स्तर है उस पर कोई भी जो समझौता होता है, समझौता वार्ता, उसका समन्वय करना चाहिए। उसके अलावा इसका समाधान क्या होगा, तो वैक्सीन जो डिप्लोमेसी है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह की जो है कूटनीति की एक शाखा है जिसमें क्या करते हैं, एक राष्ट्र जो है अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए टीकों के विकास या वितरण का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे देश में जो वैक्सीन बन रही है वो हमने ऑक्सफोर्ड से लिया है ना, तो इस टाइप से जो है मतलब आपस में हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, गरीब देश है या अमीर देश है। तो भारत की वैक्सीन कूटनीति की अगर बात करें तो भारत ने जैसे कि पहले भी काफ़ी देशों की जो है हेल्प की है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी थी शुरू में, है ना, यूएसए ने जब मांगी थी ट्रम्प के टाइम पे, रेमडेसिविर, ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट के साथ साथ जो डायग्नोस्टिक किट होती है, वेंटिलेटर होता है, दस्ताने, अन्य चिकित्सा सामग्रियों की जो है आपूर्ति कर चुका है, ठीक है। उसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यालय ये भी जो है आयोजित करता रहा है, ठीक है। हालांकि जो केंद्र है उसने क्या किया था, कुछ मतलब सामग्रियों के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे जिसकी वजह से जो निम्न आय वाले देश हैं वहाँ पे जो भारत की जो साख है उसको कुछ नुकसान पहुँचा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, जीएस पेपर 3 से है, तो यूनिट आप देख ही रहे होंगे। तो धान दलहन तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन जो MSP है उसमें बढ़ोतरी की घोषणा, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसके संदर्भ में देखें तो केंद्र सरकार द्वारा इन सब जो ऊपर हमने ये पढ़े दाल तिलहन जो मोटे अनाज होते हैं इनके MSP में जो है बढ़ोतरी की गई, ठीक है। तो ऐसा किसके द्वारा निर्णय लिया गया है, तो जो CCAE
है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर या आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है। तो सबसे पहले एमएसपी क्या होता है, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा जब आपका किसान बिल वगैरह आपने देखे होंगे। तो ये जो है फसलों का जो मिनिमम प्राइस न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार क्या करती है, किसानों से फसल खरीदती है, और इसकी गणना किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना जो कीमत होती है उसके आधार पर की जाती है, ठीक है। इसका जैसे हमने जो PT 365 में कैलकुलेशन भी किया था, ठीक है, C2 और C1 करके, तो वो देख लीजिएगा, या आपने देख लिया होगा पहले भी। तो 2018 से जो 19 का केंद्रीय बजट था उसमें जो घोषणा की गई थी कि एमएसपी को जो है उत्पादन लागत के 1.5 के बराबर जो है रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मतलब आपने जो जैसे बीजों पे कितना पैसा लगा, ठीक है, आपने कोई रेंट पे अगर ज़मीन खरीदी है उसका कितना पैसा लगा, ये सब उसमें कैलकुलेट करके तो जितना ही पैसा आएगा उसका 1.5 जो है रखा जाएगा एमएसपी। तो एमएसपी का निर्धारण जो CACP है इसके द्वारा जो है साल में 2 बार किया जाता है, ठीक है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है इसके द्वारा। तो ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है जो खरीफ और रबी मौसम के लिए जो कीमत होती है उसकी सिफारिश करने वाली अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एमएसपी निर्धारित करने वाले शामिल की जाने वाली उत्पादन लागत, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो CACP है वो A2 + FL और C2 लागत दोनों को ध्यान में रखता है। अब A2 क्या है, तो इस लागत में जो किसान है उसके द्वारा सीधे जो नगद रूप में बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई, इन सब पर जो है सभी तरह के जो भुगतान होते हैं उसको शामिल करता है। और A2 + FL में क्या होता है, A2 के साथ साथ जो अतिरिक्त अवैतनिक परिश्रम, पारिवारिक जो श्रम होता है, मतलब जो उनकी जो फीमेल जो होती है वो काम कर रहे होते हैं, या अगर किसी के बच्चे बड़े हैं तो वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका एक अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है। अगर C2 की बात करें तो इसमें जो कुल नगद लागत है, जो मतलब पैसा उसका टोटल खर्च हुआ, किसान के पारिवारिक जो परिश्रम है, ठीक है, मतलब A2 + FL, उसके अलावा जो खेत की ज़मीन का किराया है, ठीक है, और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाले जो ब्याज है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, जो C2 में है, ठीक है। ये सबसे मतलब एफिशिएंट मेथड है कैलकुलेट करने का उनकी आय। तो अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो पहली देखिए एमएसपी जो है, देखिए इसके अंतर्गत जो 2 फसलें गेहूं और चावल, इसको अगर छोड़ दे तो बाकी जो सभी फसल है उसके लिए सरकारी मशीनरी कोई नहीं है। मतलब जैसे कि गेहूं चावल क्या है, जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, उसके द्वारा जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है उसके तहत इसको नियमित रूप से जो है खरीद लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी फसलें उसको खरीदने के लिए सरकार के पास कोई भी मतलब तंत्र नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए तो जो किसान होते हैं उनकी जो फसल होती है वो राज्य खरीदते हैं, ठीक है। तो जिन स्टेट में जैसे अगर पूरा राज्य खरीद लेती है तो वहाँ पे तो किसानों को फ़ायदा होता है, ठीक है। पर अगर कहीं पे मान लीजिए अगर कम खरीद करती है जो राज्य सरकार होती है, तो वहाँ पे किसानों को मैक्सिमम नुकसान ही होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए तीसरा, तो जो जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, तो वो आधारित जो खरीद प्रणाली होती है वो बिचौलियों, कमीशन एजेंटों, APMC जो मंडियाँ होती है उन पर निर्भर होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो छोटे किसान होता है उनका राज्यों तक पहुंचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो इंस्टा लिंक है, ठीक है, ये तो चलिए देख लीजिएगा। तो जो किसान हैं उनके मेनली क्या है, 2 भय हैं। एक तो जो निजी मंडियाँ उनमें MSP लागू नहीं किया जाएगा, उसके अलावा जो APMCs होती हैं उनमें जो है संशोधन किया जाएगा अधिनियम में, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए अगला आर्टिकल क्या है, तो ये देखिए अगला आर्टिकल GS पेपर 3 से है। तो अल साल्वाडोर में बिटकॉइन को जो है कानूनी मंजूरी, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए ये देश क्या है, पहला देश बन गया बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला, मध्य एशिया का एक छोटा सा तटीय देश, ठीक है। तो इस फिगर में देखते हैं, तो ये देखिए ये जो है अल साल्वाडोर, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के ये यहाँ पे है, बिल्कुल तट पे है, ठीक है। तो इस निर्णय के पीछे के अगर तर्क देखें हम, देखिए इनके देश का जो 20% पैसा आता है ना, वो मतलब जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं लोग उनसे आता है, ठीक है। और इसका जो है जो 20% में से जो अधिकांश होता है, भाग होता है, वो बिचौलिए पर चला जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, तो जो बिटकॉइन है उसके माध्यम से क्या होगा, 1 मिलियन से अधिक जो निम्न आय वाले परिवार है, ठीक है, उनको प्राप्त होने वाली जो राशि है उसमें हर साल इससे क्या होगा, अरबों डॉलर के बराबर वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अल साल्वाडोर है उसमें 70% आबादी के पास जो है बैंक खाता है ही नहीं, ठीक है। वो अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ऐसे में जो बिटकॉइन है वो देश में जो वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं
हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, तो अल साल्वाडोर को 2001 में क्या है, डॉलर को, अमेरिकी डॉलर को, यहाँ की दक्षिणपंथी जो सरकार थी उन्होंने यहाँ पे डॉलर को आधिकारिक मुद्रा वहाँ की बना दिया था। ठीक है, इनके पास अपनी कोई मौद्रिक नीति थी नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है, जो वर्तमान में इक्वाडोर और पनामा सहित लैटिन अमेरिका के इन 3 देशों में से एक है जहाँ डॉलर अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस कदम की जो है आलोचना, तो आलोचना देखते हैं इसकी। तो देखिए, इनके पास क्या है, कोई केंद्रीय नियामक प्राधिकरण नहीं है। ठीक है, उसकी जो अनुपस्थिति है उससे क्या होगा, तो बिटकॉइन को जो वैध, उससे धोखाधड़ी और जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग और उच्च ऊर्जा लागत और अत्यधिक अस्थिरता, इसकी संभावना होने की संभावना इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए, क्या वैश्विक स्तर पर आभासी मुद्राओं को अपनाने हेतु कोई पहल की जा रही है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे मतलब कई देश हैं जिनमें जो है इस टाइप की जो वर्चुअल जो करेंसी होती है उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, इसका यूज़ तेज़ी से होता जा रहा है। क्यूबा, वेनेजुला, मैक्सिको जैसे कई देश हैं जहाँ पे विकेंद्रीकृत और अनियमितता आभासी टोकन को जो है काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस प्रकार का जो वैधीकरण है भारत में क्यों प्रभावी नहीं हो सकता, तो देखिए, जो अल साल्वाडोर है उसकी कोई मौद्रिक नीति नहीं है अपनी वहाँ की। ठीक है, ना ही उनकी कोई स्थानीय मुद्रा है। वह अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व की जो मौद्रिक नीति है उस पर चलता है। अतः फेडरल रिजर्व की नीतियों में कोई भी बदलाव निश्चित रूप से देश को जो है प्रभावित कर देगा। ठीक है, तो इसलिए अल साल्वाडोर इस प्रकार के विकल्पों पर विचार कर रहा है। मतलब खुद की नहीं है तो इस टाइप से जो है उनकी खुद की नहीं है तो वो अमेरिका पे टोटली डिपेंड था। ठीक है, कुछ भी अगर उन्हें व्यापार करना है, मौद्रिक अपनी जो जैसे फॉरेन जो वो होती है करेंसी होती है वो बढ़ानी है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है उन्होंने अब खुद का एक तरह से जैसे हम स्थानीय मुद्रा है उसको बना दिया है। ठीक है, तो लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत की अपनी मुद्रा और केंद्रीय बैंक दोनों है, इसलिए बिटकॉइन और रुपये का साथ साथ प्रचालन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर भारत की अगर प्रतिक्रिया देखें तो इसके अंतर्गत जो क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 से इसको तैयार किया गया था। ठीक है, इसको इस साल जो है संसद बजट में सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन सरकार द्वारा जो हितधारक है उनके साथ इस पर चर्चा जारी रहने की वजह से इसे रोक दिया गया। ठीक है, उसके अलावा देखिए, इसके द्वारा क्या जो ये बिल है इसके द्वारा क्या होगा, जितनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उस पर बैन लगाया जाएगा और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी वो जारी हेतु एक नियामक ढांचा जो है तैयार किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इसके लिए जैसे उभरते हुए जो क्षेत्र है उसमें संलग्न जो नवप्रवर्तक और उद्यमी है उनको आकर्षित करने के लिए देश किस हद तक जा रहा है, मतलब जो अल साल्वाडोर ने एग्जाम्पल सेट किया है उसकी वजह से तो भारत के पास इस तरह की माइनिंग हेतु काफ़ी संभावना है और इसे किसी विशिष्ट नीति के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो मतलब भारत को इसके लिए अपने आप को सिस्टम प्रोवाइड करना होगा। जैसे आपने उसमें देखा था ना, पॉलिटी में ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए भारत में जो है क्रिप्टो करेंसी के विषय में मौद्रिक और वित्तीय नियमों पर विचार विमर्श जारी है। फिर भी इस क्षेत्र में प्रमुख जो नवाचार उन पर काम कर रहे हैं भारत के डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद देखिए, प्रीलिम्स फैक्ट है, तो अड्डू अटोल या फिर परवाल द्वीप। ठीक है, तो इसके बारे में देखते क्या है ये। तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो मालदीव में ये अवस्थित है। तो हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के अलावा जो अड्डू द्वीप समूह है उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है मालदीव का, और इसकी आबादी कितनी है, 30,000 से अधिक है। अब देखिए चर्चा का कारण क्यों है ये, तो इसके अंतर्गत जो वहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने हाल ही में क्या कहा कि जो मालदीव ने अपने दक्षिणी अड्डू प्रवाल द्वीप है उसमें जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है अभी तक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये छोटा सा दिखाया गया है, तो यही है वो अड्डू। तो उसके बाद देखिए, तो आर्गोस्टेमा क्वारंटेना। ठीक है, आर्गोस्टेमा क्वारंटेना ये क्या है, तो यह जो कॉफ़ी परिवार से संबंधित पौधों की एक नई प्रजाति है। हाल ही में से क्या है, केरल की जो वागामोन पहाड़ियाँ हैं उनमें देखा गया। महामारी में मारे गए लाखों लोगों की स्मृति में इसको आर्गोस्टेमा क्वारंटेना नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ये इसका जो है फिगर है जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए नारगोनो काराबाख क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए इसको जो है आठ साख, ठीक है, आठ साख नाम से भी जाना जाता है। यह काराबाख पर्वत श्रेणी में स्थित दक्षिण काकेशन का स्थलरुद्ध क्षेत्र है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अजरबैजान है उसके एक हिस्से के रूप में से मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसकी आबादी क्या है, बहुसंख्यक अर्मेनियाई लोगों की है। ठीक है, अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा, अर्मेनियाई जो
वो दिखा रहे थे, न्यूज़ में आया हुआ था काफ़ी, उसमें तो इसकी लोकेशन देखी होगी आपने। 1980 के दशक में जो सोवियत संघ के घटक थे, उन गणराज्यों में बढ़ते तनाव और के दौरान जो नारगोनो काराबाख क्षेत्र है, उसके लोगों द्वारा आर्मेनिया में शामिल होने के लिए मतदान किया गया, ठीक है। जिसके बाद युद्ध छिड़ गया और 1994 में युद्ध विराम के साथ इसका अंत हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए चर्चा का कारण क्या है इसमें। तो पिछले साल फिर से जो नारगोना काराबाख था, उसमें आर्मेनिया द्वारा जो है कब्जा किया गया, जिसके बाद जो है एक युद्ध हुआ, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत जो अजरबैजान था, उसने जो आर्मेनिया था अलगाववादी, उस क्षेत्र में अपने क्षेत्र को जो है वापस ले लिया। किसकी हेल्प से लिया, तो जो तुर्की के लड़ाकू ड्रोन और आकारा के प्राप्त अन्य जो हथियार थे उसकी मदद से, ठीक है। इस लड़ाई में 6000 लोग मारे गए। इसका अंत नवंबर में जो रूस की मध्यस्थता थी उसके संघर्ष विराम के साथ हुआ। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप आर्मेनियाई लोगों द्वारा 1990 के दशक में सोवियत संघ के भंग होने के साथ हुए युद्ध में जीते गए क्षेत्रों से बाहर इन्हें कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे लोकेशन दिखा रखी है। तो ये देखिए ये यहाँ पे अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, ये इनका नागोर्नो काराबाख, ठीक है, संघर्ष क्षेत्र ये है यहाँ पे। उसके बाद इंडो थाई कॉर्पेट, तो ये क्या है, तो इसके अंतर्गत देखिए जो भारतीय नौसेना और जो थाईलैंड की रॉयल थाई नौसेना है उसके बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्त, जिसे क्या कहा गया, इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है। तो इसे जो है 31वां संस्करण इसका जारी किया गया। उसके बाद दिहिंग पटकाई, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिहिंग पटकाई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बारे में हमने करंट अभी पढ़ा भी था। तो असम में अब जो है मध्य प्रदेश के 12 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 9 राष्ट्रीय उद्यानों के बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे जो ज़्यादा है वो एमपी में, फिर अंडमान निकोबार में, उसके बाद अब असम में। इसमें जो बाघ और जो क्लाउडेड तेंदुए होते हैं उसके सहित सरीसृप और स्तनधारियों की 47 प्रजातियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये तो मैप वगैरह में आप ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये सब जो है, दिहिंग पटकाई, ये सब असम में है, ठीक है। काजीरंगा और मानस को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। काजीरंगा और मानस, और नामेरी और औरंग राष्ट्रीय उद्यानों के साथ ये टाइगर रिजर्व भी है दोनों, ठीक है। याद रखिएगा कौन से, नोमेरी और औरंग दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये जो है पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व के पश्चिम में स्थित है और उत्तर में भूटान के जो फिप्सू वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके पूर्व में मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसके बाद क्या अपलोड करते हैं। बाकी आपसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके बाद क्या स्टार्ट करना चाहिए। अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा है शेड्यूल, तो उसकी वजह से कोई भी अभी आ नहीं पा रहा है। तो कोशिश करूँगा कल या परसों में करने की, ठीक है। तो उसके अलावा आप एक कोना पकड़िए, बैठिए और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए पूरा दिन, ठीक है। पूरा दिन नहीं, इन्जॉयमेंट के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हैव अ गुड डे।